बार 56 वाले सेक्शन खत्म कर देता हूं मैं, लिखना स्टार्ट कीजिए, मैं जल्दी से कर दूंगा इनको खत्म। जी 56 से 56 अभी आज जो पढ़ा हूँ 56 से 100, 56 से 100। देखिए 56 दो फालतू सेक्शन से, बहुत ज्यादा वो नहीं है। देखिए हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिख लिए, फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। वह तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वह तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वह तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वह तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक लाइन लिख लीजिए, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा। सेक्शन 56, सेक्शन 56, सेक्शन 56 लिखिए। लिखिए, नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, no fact of which the court will take judicial notice need to be proved, judicial notice need to be proved। जिस तथ्य की न्यायालय जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। अब क्या होता है जुडिशियल फैक्ट, इसका हल्का सा सुन लीजिए। न्यायिक, जहां पे हमने बात करी जुडिशियल फैक्ट की, जहां पे हमने बात करी कि भाई जो भी न्यायिक अपेक्षा करेगा, जुडिशियल नोटिस, जो भी जुडिशियल फैक्ट होते हैं वो होते क्या है, इसकी एक लिस्ट दी हुई है सर 57 के अंदर। 57 के अंदर 14-15 की लिस्ट दी हुई है, वो लिस्ट की लिस्ट में लिखवा दूंगा, बस ये लिस्ट लिखवाऊंगा आपसे। अब ये होता क्या है, क्या चीज होती है, सुनिए एक बार। जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर कानून राज्य सरकार ने बनाया है, आपने कह दिया कि सर जनरल क्लोजेस एक्ट क्या, सेक्शन 8-9 ये बात करता है, कोर्ट में कोई आर्गुमेंट कर रहे थे, आपने जनरल क्लोजेस एक्ट का जिक्र कर दिया, जैसे आपने बोल दिया कि समान प्रावधान या सेम प्रोविजन हैज बीन गिवन इन जनरल क्लोजेस एक्ट 1897, तो कोर्ट मान लेगा कि हाँ दिया हुआ है, जब तक दूसरी पार्टी ना कहे कि नहीं नहीं सर नहीं दिया हुआ, दिखाओ कहाँ दिया हुआ है। बात समझ में आई? ये एक जुडिशियल नोटिस है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि सर संडे को तो छुट्टी थी, तो थी, आपने कह दिया सर सोमवार को, तो सर सोमवार को क्या था अपने, इस बार सोमवार को जन्माष्टमी थी, तो थी, तो आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोर्ट आपको कहेगा नहीं कि आप साबित करो। ये कुछ तथ्य होते हैं जो कि न्यायालय क्या करता है, इनकी न्यायिक अपेक्षा करता है, जुडिशियल नोटिस लेता है इनके ऊपर कि हाँ जो चीज जुडिशियल नोटिस में है, मतलब ये बात है कि ये बात जज को पता है, तो मतलब उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप कह देंगे अरे हाँ साहब मान लिया हमने कि सोमवार की छुट्टी थी, इसलिए आप नहीं आए केस फाइल करने, मान लिया हमने, साबित आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहोगे सर 2 अक्टूबर को केस नहीं फाइल कर पाया मैं, तो कोर्ट ये नहीं पूछेगी कि 2 अक्टूबर को केस क्यों नहीं फाइल कर पाए, क्योंकि सबको पता है 2 अक्टूबर की छुट्टी है। समझ में आई बात? ये बात क्लियर है, फंडामेंटली क्लियर है ये बात। डन। 57 में एक लिस्ट दी हुई है, लिखिए सेक्शन 57। द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस ऑन फॉलोइंग फैक्ट्स। न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों पर, द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस ऑन फॉलोइंग फैक्ट्स। न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों पर न्यायिक अपेक्षा करेगा, निम्नलिखित तथ्यों पर न्यायिक अपेक्षा करेगा। द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस ऑन फॉलोइंग फैक्ट्स। पहला लिखिए ऑल लॉज ऑफ इंडिया, फर्स्ट वन लिखिए ऑल लॉज ऑफ इंडिया, भारत की समस्त विधियां, ऑल लॉज ऑफ इंडिया। सेकंड लिखिए ऑल प्रोसीडिंग्स, इसमें लिखिए ऑल पब्लिक एक्ट, प्रोसीडिंग काट देना, ऑल पब्लिक एक्ट्स, कोमा पर्सनल एंड लोकल एक्ट्स, passed by Parliament of UK, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा, देखिए सेकंड पॉइंट, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित पब्लिक एक्ट
पब्लिक एक्ट कोमा स्थानीय और पर्सनल एक्ट, पब्लिक एक्ट कोमा स्थानीय और पर्सनल एक्ट, स्थानीय और पर्सनल एक्ट। तीसरा पॉइंट लिखिए, आर्टिकल्स ऑफ वॉर, आर्टिकल्स ऑफ वॉर्स, आर्टिकल्स ऑफ वॉर, युद्ध की नियमावली, युद्ध की नियमावली, युद्ध की नियमावली। चौथा लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए, ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके, ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम की ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके कोमा ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके कोमा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट असेंबली, एंड स्टेट असेंबली, एंड स्टेट असेंबली, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित, पार्लियामेंट द्वारा पारित, पार्लियामेंट द्वारा पारित कोमा भारतीय संसद द्वारा पारित, भारतीय संसद द्वारा पारित, भारतीय संसद द्वारा पारित कोमा विधानमंडल द्वारा पारित, विधानमंडल द्वारा पारित, विधानमंडल द्वारा पारित विधियां, विधानमंडल द्वारा पारित विधियां। हाँ हाँ आता है, डेफिनेटली आता है, पारित विधियां। कितने पॉइंट हो गए? पांचवा लिखिए, पांचवा लिखिए, द असेशन एंड साइन मैनुअल ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, द असेशन एंड द साइन मैनुअल ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, द असेशन एंड द साइन मैनुअल ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के राज्यारोहण और राज्य हस्ताक्षर, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के राज्यारोहण और राज्य हस्ताक्षर। ऑल, अब छठा पॉइंट लिखिए, ऑल सील्स, ऑल सील्स विच रिकॉग्नाइज्ड बाय इंग्लिश कोर्ट एंड इंडियन कोर्ट, इंडियन कोर्ट, ऑल सील्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंग्लिश कोर्ट और इंडियन कोर्ट। देखिए इसमें वे सभी मुद्राएं, वे सभी मुद्राएं जो अंग्रेजी न्यायालय और भारतीय न्यायालय द्वारा, वे सभी मुद्राएं जो अंग्रेजी न्यायालय और भारतीय न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा प्राधिकृत हैं, प्राधिकृत हैं। सातवां पॉइंट लिखिए, सातवां पॉइंट लिखिए, नेम कोमा पर्सन, नेम कोमा पर्सन कोमा टाइटल इन द पब्लिक ऑफिस, नेम कोमा पर्सन कोमा टाइटल, कोमा टाइटल in the public office, public office which is given under official gazette, which is given under official gazette, name comma person comma title in the public office which is given under official gazette, which is given under official gazette। लिखिए, नाम कोमा पदारोहण कोमा उपाधि, नाम कोमा पदारोहण कोमा उपाधि, उपाधि जो कि लोक पद के अधीन, जो कि लोक पद के अधीन, जो कि लोक पद के अधीन, लोक पद के अधीन राजपत्र में अभिसूचित है, जो कि लोक पद के अधीन राजपत्र में अभिसूचित है। आठवां पॉइंट लिखेंगे प्लीज, एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ टाइटल एंड फ्लैग, टाइटल एंड फ्लैग, existence of title and flag, existence of title and flag भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य, हर राज्य, हर राज्य और राष्ट्रीय ध्वज। द एग्जिस्टेंस क्या लिखवाया, द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइटल एंड फ्लैग, फ्लैग ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट which is recognized by India, which is recognized by India,
which is recognized by India. नवा देखिए, द डिवीजन ऑफ टाइम ऑब्लिक पब्लिक फेस्टिवल. नवा लिखिए, द डिवीजन ऑफ टाइम ऑब्लिक पब्लिक फेस्टिवल एंड हॉलीडे. समय के प्रभाग ऑब्लिक लोक उत्सव और अवकाश का दिन. समय के प्रभाग ऑब्लिक लोक उत्सव और अवकाश का दिन. 10वां लिखिए, टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ इंडिया. भारत सरकार के अधीन राज्य क्षेत्र. 11वां लिखिए, commencement, continuance and termination of hostilities. Between government of India and any other country. Between government of India or any other country. भारत सरकार व किसी अन्य राज्य के मध्य संघर्ष का प्रारंभ, चालू रहना. 12वां लिखिए, names of all officer. 12वां लिखिए, names of all officer and member of court. न्यायालय के सदस्य और ऑफिसरों के नाम. Name of all officers and members of court. 13वां लिखिए प्लीज, the rule of road or sea. भूमि या समुद्र मार्ग के नियम. ठीक है, द रूल ऑफ रोड और सी. बस ये 14 पॉइंट हो गए. कितने पॉइंट हो गए? 13 हुए, 14 हुए, 13 हो गए ना. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, स्टार लगा के लिखिए. मैटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, आर्ट, साइंस एक्सेट्रा. लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान के मामले. लोक साहित्य, इतिहास, विज्ञान के मामले. मैटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, आर्ट, साइंस एक्सेट्रा. एक और पॉइंट लिखिए स्टार लगा के नीचे. कोर्ट इफ रिक्वायर्ड रेफर एप्रोप्रिएट बुक. यदि न्यायालय समुपयुक्त समझे तो पुस्तकों की सहायता ले सकेगा. ठीक है, अब इसे होता क्या चीज है वो समझिए, एक बार सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है, कि कैसे काम करता है. सर जो लिस्ट है ना, पहली बात तो ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है. एक केस लिखिए, ओमकारनाथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. किसका नाम लिखिए? ओमकारनाथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. किसका नाम लिखिए? इसमें लिखिए, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट कैन बी एक्सटेंडेड. यह सूची स्वयं में संपूर्ण नहीं है, इसे बढ़ाया जा सकता है. ठीक है, यह सूची स्वयं में संपूर्ण नहीं है, इसे बढ़ाया जा सकता है. दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट कैन बी एक्सटेंडेड.
अरे सर होता क्या है कि क्यों जरूरत पड़ती है इसकी जुडिशियल नोटिस की? सर देखो, जज साहब के सामने आप इन चीजों के लिए बहस करोगे, सर उस दिन छुट्टी थी, उस दिन मैं नहीं आया था, ये नहीं आया था, जज साहब कह देंगे हाँ हमने मान लिया उस दिन छुट्टी थी, बस। बात समझ में आई? मतलब वो फैक्ट जो कोर्ट को भी पता है, उसको साबित करने की क्या आवश्यकता है? न्यायालय ने बोल दिए 14-15 तरीके के फैक्ट्स बता दिए, भाई छुट्टी हो सकती है, कोई भी कानून लागू है, कोई भी चीज है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है बार बार न्यायालय को कि सर उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन वैसा हुआ था। आपने बता दिया। जैसे मतलब जैसे ये कोविड आया था, अब कोविड में 5-7 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने, 1.5-2 साल का सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड किया था ना। अब आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं है, आपने इतना बोल दिया ना कि सर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो वो कह देगा कि हाँ कहा है, जजमेंट मत दिखाओ, था हमें। न्यायालय के समक्ष उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी टाइम नहीं खराब करना न्यायालय का। समझ में आई बात? आ जाइए 58 में आइए। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। हाँ, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। लिखिए इसमें if at the time of suit or proceeding, if at the time of suit, हाँ 58 में, if at the time of suit or proceeding, if at the time of suit or proceeding the parties either orally admitted, or admitted in any writing manner, or admitted in writing manner, or admitted in writing manner, or admitted in writing manner, then no need to prove such fact, then no need to prove such fact। जहां कहीं भी किसी वाद या कार्रवाई के अंतर्गत, जहां कहीं भी किसी वाद या कार्रवाई के अंतर्गत, जहां कहीं भी किसी वाद या कार्रवाई के अंतर्गत, जहां कहीं भी किसी वाद या कार्रवाई के अंतर्गत पक्षकार मौखिक रूप से साक्ष्य को या लिखित रूप से साक्ष्य को या किसी तथ्य को स्वीकृत कर देते हैं तो उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। आप इसी पॉइंट पे एक पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। However, if court desires any party to prove such fact, the party have to prove such admitted fact also. The party has to prove such admitted facts also. यदि न्यायालय किसी स्वीकृत तथ्य को साबित किए जाने की अपेक्षा करे, तो पक्षकार को अपेक्षित करना होगा, अपेक्षित साबित करना होगा। एक और लाइन लिखिए। द सेम प्रोविजन इज गिवन अंडर ऑर्डर 8 रूल 5 प्रोवाइजो। द सेम रूल हैज बीन गिवन अंडर ऑर्डर 8 रूल 5 प्रोवाइजो। ये समान नियम आदेश 8 नियम 5 के अंतर्गत, समान प्रावधान कीजिए प्लीज, सॉरी, ये समान प्रावधान आदेश 8 नियम 5 के अंतर्गत भी दिया गया है। आदेश 8 नियम 5 के अंतर्गत भी दिया गया है। सेम प्रोविजन, ये जो प्रोविजन है ना सर, इसका इज़ेमार भी नहीं बदला हुआ है, मतलब इसके हूबहू लिखा हुआ है। हूबहू मतलब एज इट इज,
आप, मैं दिखा देता हूं आपको जो ये प्रोवाइजो दिया हुआ है इसका। ये मैंने शायद सीपीसी पढ़ाया था उस टाइम, बताया था आप लोगों को। इसमें केस भी आया, वो भी मैं लिखवा देता हूँ ना। इसमें केस भी आया, वो भी मैं लिखाऊंगा इसके प्रोविजन के ऊपर। डायरेक्ट क्यों नहीं खुल रहा? इसका जजमेंट लिखवा देता हूँ मैं। डायरेक्ट नहीं खुल रहा, आई डोंट नो डायरेक्ट क्यों नहीं खुल रहा। जी देखिए, जो प्रोवाइजो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो प्रोवाइजो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका एसएमआर भी नहीं बदल रहा होगा। ये सेम 58 का प्रोवाइजो है एविडेंस के। दिख रहा है क्या? देखिए एक बार डायरेक्ट देखिए, ठीक है ना। देखिए क्या प्रोविजन क्या बोलता है, मैं इसको पहले समझा देता हूँ एक बार, और किस बारे में बोलता है मैं उसको भी समझाता हूँ। जो बच्चा सीपीसी पढ़ा हुआ है मुझसे, उसको मैंने ये पढ़ाया हुआ है, हम लोगों ने भी किया हुआ है प्रोविजन। मैं आपको इसको पढ़ाता हूँ कि किस बारे में बात कर रहा है और क्या होता है ये। जैसे मान लीजिए एक सूट था ए वर्सेस बी को लेकर, ठीक है। इसने प्लेंट लगाई ए ने, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया बी ने, इसने 1 2 3 5 6 इनका रिप्लाई किया। आप देखेंगे इसने 4 का रिप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना। मतलब 1 का रिप्लाई 1 हो गया, 2 का रिप्लाई 2 हो गया, 3 का रिप्लाई 3 हो गया, लेकिन 4 का रिप्लाई मिसिंग है, 5 का 5 है, 6 का 6। जो भी जिस पॉइंट का रिप्लाई नहीं किया, तो ऑर्डर 8 रूल 5 बोलता है कि अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो वो उसको मान लिया जाएगा कि आपने वो स्वीकृत कर दिया, उसको स्वीकृति प्रदान कर दी, वो एडमिट हो गया है। और एविडेंस कहता है सेक्शन 58 कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब जो स्वीकृत हो गया उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। यही बात वहां पे भी लिखी हुई है। लेकिन मान लीजिए आप जज हो, आपको कोर्ट में लगता है कि भाई साहब एडवोकेट मिले हुए हैं, इसका रिप्लाई क्यों नहीं किया? पार्टी को पूछ लिया कि भाई इसका रिप्लाई क्यों नहीं किया? पार्टी ने कहते सर वकील साहब ने जो लिखा है वही लिखा है, हमें तो पता है नहीं। तो ठीक है ना, तो कोर्ट पूछ सकता है उससे, कोर्ट पूछ सकता है किससे? प्लेंटिफ से पूछ सकता है, भाई साबित कर 4 नंबर, चल 4 नंबर साबित कर। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, पूछ सकता है कि 4 को साबित करो। समझ में आई बात? तो न्यायालय को लगेगा, न्यायालय को अगर विवेक अधिकार है, न्यायालय को नहीं, कोर्ट को लगता है कि इंटरेस्ट जस्टिस को सिक्योर करने के लिए पार्टीज को पूछा जाना चाहिए, तो पार्टीज को बोल सकता है कि चल आजा, जो चौथा पॉइंट है ना, उसने तो चलो कुछ लिखा नहीं, तू साबित कर इसको। सबूत का भार किसके ऊपर है? वादी के ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर। उसको बोल देंगे चल उसने तो कुछ लिखा नहीं, लेकिन तू साबित कर चल 4 को, तभी हम इसको ऑन द रिकॉर्ड लेंगे। साबित कौन करेगा? 4 करेगा ना, उसके नहीं, उसका उसने उसको जवाब नहीं लिखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कोर्ट पूछ सकता है उसने, चल साबित कर। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो वो है, मैं वो लिखवा देता हूं आप लोगों को। किसका नाम लिखवा देता हूं, एक सेकंड दीजिए मुझे।
केस का नाम लिखिए। तो साउथ का केस है। थंगम एंड अनदर, एएनआर मतलब अनदर, ठीक है ना। थंगम एंड अनदर वर्सेस नवामानी अम्मल। ठीक है, इसमें लिखिए, यदि कोई तथ्य पक्षकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है, इफ एनी फैक्ट which has been admitted by, if any fact which has been admitted by the party, any fact, यदि कोई तथ्य पक्षकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है, जल्दी लिखिए थोड़ा सा, यदि कोई तथ्य पक्षकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है, if any fact which has been admitted by the party, then also the court has then also the court is empowered to do यदि कोई तथ्य, क्या लिखवा है, यदि कोई तथ्य स्वीकृत कर लिया गया, साबित नहीं, स्वीकृत कर लिया गया है, तो तेज लिखिए प्लीज, स्वीकृत कर लिया गया है, तो भी ये प्रावधान न्यायालय को सशक्त बनाता है कि वो पक्षकार को स्वीकृत तथ्य साबित करने के लिए बोल सकता है, कि वह पक्षकार को स्वीकृत तथ्य साबित करने के लिए बोल सकता है, पक्षकार को स्वीकृत तथ्य साबित करने के लिए बोल सकता है। जी, इंग्लिश में कहां तक लिखवाया था, एक बार हल्का सा बता। एम्पावर्ड टू आस्क, एम्पावर्ड डू को काट दीजिए, एम्पावर्ड टू आस्क parties to prove such admitted fact, and it is well within the discretion of court, and it is well within the discretion of court, और यह न्यायालय के विवेकाधिकार के ऊपर है, और यह न्यायालय के विवेकाधिकार के ऊपर अधीन है, देखिए आप जब जज बनेंगे तो आपका काम सिर्फ वो नहीं है, देखिए बेच एपीओ का है, लेकिन आपका सबका मकसद जज बनना ही है। जब आप जज बनेंगे तो आप हमेशा इंश्योर कीजिए कि आप जस्टिस सर्व करें, जब जस्टिस हो रहा है ये दिखे ना, पक्षकारों को वो महसूस भी हो कि आप जस्टिस कर पा रहे हैं सोसाइटी के अंदर। जस्टिस करना बहुत मुश्किल काम है आज के जमाने में। जस्टिस करने के लिए आपको फैक्ट्स तो समझने ही है, उसके साथ पार्टीज की हर बात को बहुत मेटिकुलसली ऑब्जर्व करना है, हर बात को बहुत माइनरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहीं एडवोकेट मिल तो नहीं गए। सिविल केसेस में आपका माइंड तेज भागना चाहिए, क्रिमिनल केसेस में तो हर पार्टी अपने एविडेंसेस लेके आती है, बट इन द सिविल केसेस इट इज द कोर्ट हु हैव टू डू एवरीथिंग फॉर देयर पार्टीज। भाई न्यायालय को सब कुछ करना पड़ता है, उसको इंश्योर करना पड़ता है नेचुरल जस्टिस, उसको इंश्योर करना पड़ता है कि कोई पार्टी के ऊपर में ज्यादा हार्श ना हो। ठीक है, ये पॉइंट हो गया खत्म, और 58 तक हो गया अपना खत्म। अब आएंगे 101 से, डालिए हेडिंग 101। ठीक है, अब टेस्ट में कहां से कहां तक आएगा, हो गया अपना पूरा सिलेबस 56 से 100। ये पूरा एविडेंस का टेस्ट है अपना। टेस्ट की जो तारीख है वो क्या है सर, क्या तारीख है? सोमवार को टेस्ट है, और सोमवार को भी जल्दी टेस्ट है।
आरएस का मीन्स लिखेंगे तब क्या कहेंगे कि सर नो 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 से 12 टेस्ट मत लो, सुबह सुबह खाना खा के नहीं आ पाऊंगी मैं। मतलब टेस्ट की परवाह नहीं है, सर खाना खा ले, वो उसकी परवाह है। भागने दूंगा भी नहीं मैं, आप क्या भाग नहीं रहे। मैं बहुत फिर बेकार चीज हुआ, आपको पता है ये बात। मैं बच्चों के पीछे पढ़ता हूँ, टेस्ट देना है देना है देना है, मुझे हर एक बच्चे का पता होता है कौन टेस्ट दे रहा है कौन नहीं दे रहा। जब 100 बच्चे भी है ना, तो 100 बच्चों को भी मैं एक जानता हूँ कि कौन बच्चा टेस्ट दे रहा है कौन बच्चा नहीं दे रहा है, कौन बच्चा सिंसियरली काम कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाने का नहीं है, मेरा काम आपको मेंटरशिप करने का भी है, और आपको तैयार कर रहा है उस एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम को आप जिंदगी भर याद रखेंगे। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक के रूप में लाया। चलिए आ जाइए 101 पे। नहीं नहीं नहीं, टाइम लेगा, समझाने वाला टॉपिक है, 15 दिन में नहीं हो सकता एविडेंस। आज 16वीं क्लास है ना, 25 क्लास लगेगी, 25 से 26 क्लास। हाँ नेक्स्ट मतलब 40 क्लास इस एविडेंस में लेगी। उसमें से प्री वाले क्वेश्चन आएंगे बस, प्री वाले क्वेश्चन है वो, एक दो फॉर्मूले से याद रखना है, प्री के क्वेश्चन आते हैं वहां से। नहीं अपने टेस्ट में तो यार मैं दे सकता हूँ, एग्जाम के टेस्ट की अलग बात है। टेस्ट में तो कुछ भी आ सकता है ना, मैं थोड़ी ये कहूंगा, लेकिन मैं तो कुछ भी दे सकता हूँ। चलिए 101 लिखिए, चलिए बस बात नहीं प्लीज स्टार्ट कीजिए। देखिए ये पार्ट 3 है और चैप्टर 7 है, ये बात करता है ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब ये कहता है सबूत का भार किसके ऊपर रहेगा। देखिए सबूत के भार के लिए दो थ्योरीज चलती है, मैं आपको दो थ्योरीज के बारे में बता देता हूँ। सबूत के भार दो थ्योरीज की तरह काम करते हैं। देखिए अगर आप बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं तो सिविल में अलग होता है और क्रिमिनल में अलग होता है। सिविल में होता है रूल ऑफ, कौन सा होता है, रूल ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। वहीं पे अगर मैं क्रिमिनल की बात करूं तो यहां पे होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मैं हिंदी में लिखवा देता हूं। इसको बोलते हैं संभाव्यता की प्रधानता। उसको कहते हैं संदेह से परे। उचित संदेह से परे। अब क्या होता है सर, सिविल केसेस में आपको जो केस प्रूव करना है वो सिर्फ कितना परसेंट करना है, जबकि हमें इधर कितना परसेंट करना है, 100% प्रूव। हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है कि भाई क्राइम उसने नहीं किया है। ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक फंडामेंटल है कि बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज होता है, सबूत का भार बदलता है। सिविल केसेस में आपको सिर्फ तराजू की तरह लेके आना है केस को, जिस दिन आप ले आएंगे उस दिन केस खत्म हो जाएगा। और क्रिमिनल केसेस में 100% आपको प्रूव करना पड़ेगा सारे रीजनेबल डाउट से। आप देखेंगे जब क्रिमिनल केसेस का अप्रिसिएशन होता है, आप जजमेंट राइटिंग में जब भी क्रिमिनल जजमेंट को लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे एविडेंसेस खुद को बनाने पड़ते हैं। जैसे एक जजमेंट आया कि एक आदमी एक ट्रक लेके जा रहा है, उसने बैरिकेडिंग तोड़ी,
और पुलिस को सूचना दी, पुलिस वाला आया वहां पे, पुलिस वाला एक कांस्टेबल के साथ आया था, और वो पुलिस वाला क्या करता है, चढ़ने की ट्राई करता है ट्रक को रोकने के लिए, और वो क्या करता है, लेफ्ट साइड से ट्रक पे चढ़ भी जाता है। तो ड्राइवर को जो साथ वाला खल्लासी होता है वो ऐसे बोलता है कि या तो ट्रक से उतर जाओ, वरना मैं हम धक्का देके आपको फेंक दूंगा नीचे। और वो पुलिस वाला उतरता नहीं है, उसको धक्का देता है और पीछे वाले टायर के नीचे पुलिस वाला मर जाता है। अब आपको केस को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको एविडेंसेस बनाने पड़ते हैं खुद की तरफ से। जैसे आपको बनाना पड़ेगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी जो डेथ हुई है वो डेथ इसलिए हुई क्योंकि उसके ऊपर हेवी कोई भी ऑब्जेक्ट चढ़ के गया है, मल्टीपल बोन फ्रैक्चर हुई है, एब्डोमेन इंजरीज हुई है। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई, उसी रिपोर्ट का आपने डॉक्टर से एनालिसिस करवाया, मेडिकल डॉक्टर जिसने वो किया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी वही चीज बोली है, जो पुलिस ऑफिसर के साथ में एक पुलिस ऑफिसर आया था उसने भी ये बोला है, रास्ते में चार आई विटनेस थे, उन्होंने भी सेम बात बोली है। तो मतलब सारे की बातों का कंक्लूजन ये है कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है, कोई भी विरोधाभास नहीं होता है साक्ष्य में। मतलब 100% हम उसको उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी को प्रूव करना चाहते हैं। ये सब पार्ट एविडेंस को, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, कि आप जो भी आपके पास में जितने भी साक्ष्य हैं उनको मजबूत कैसे किया जाता है। जजमेंट राइटिंग में टाइम पे ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ती है, और सबूत का भार हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है, अभियोजन के ऊपर होता है। अभियोजन को मल्टीपल विटनेसेस पेश करने पड़ते हैं। जैसे एक मर्डर केस में हो सकता है 50, 100, 70, 100 तक गवाह भी होते हैं, इतने साक्षी भी होते हैं, क्योंकि सिविल केसेस में इतने साक्षी नहीं होते हैं। सिविल केस में 3, 4, 5 साक्षी होते हैं बस, भाई जिसने दस्तावेज को साइन किया, जिसने दस्तावेज को बनाया, जिसने दस्तावेज को टाइप किया, यही सब होते हैं साक्षी सिविल केसेस में। और कौन साक्षी है? लेकिन क्रिमिनल केसेस में बहुत सारे साक्षी हो सकते हैं। समझ में आ रही है? मैं और भी साक्षी बना सकता हूँ कि जब हॉस्पिटल में लेके गए तो जो ड्यूटी डॉक्टर था, अरे भैया हो सकता है ना कि पोस्टमार्टम किसी और डॉक्टर ने किया हो, ड्यूटी डॉक्टर कोई और हो। जिस उस पुलिस वाले की बॉडी को जिस ऑटो में डाल के लेके गए होंगे हॉस्पिटल, जिस ऑटो के माध्यम से लेके, उस ऑटो ड्राइवर हो सकता है ना। ऐसे मल्टीपल विटनेसेस खड़े हो जाते हैं। राजस्थान के ऐसे जब भी आते हैं, राजस्थान के जजमेंट राइटिंग आते हैं, राजस्थान के जजमेंट राइटिंग में कभी भी आपको गवाह कौन कौन है ये सब नहीं बताया जाता, आपको अपनी बुद्धि लगानी है उसमें। जैसे सेटल्ड पोजीशन, जैसे मैं सिविल की बात करता हूँ, सिविल में एक आदमी कह रहा है कि भाई मैं 5 साल से उस जगह पे रह रहा हूँ, मेरे को आज आके इस आदमी ने बेदखल कर दिया, डिसपजेस कर दिया प्रॉपर्टी से। अब कोर्ट चला गया है वो रिकवरी के लिए, और सूट फाइल किया उसने सेक्शन 6 का, तो ठीक है, या तो सेक्शन 5 का या फिर सेक्शन 6 का, जो भी उसने फाइल करना था वो उसने फाइल किया। अब उसको सेटल्ड पोजीशन, भाई वो वहां पे स्थायी कब्जे में था या फिर उसका पहले कब्जा रहा है वहां पे, साबित कैसे किया जाएगा? कैसे साबित करेगा वो? 4-5 पड़ोसी कि हाँ भाई साहब ये यहाँ रह रहा था, या फिर लाइट नल की वो नल और लाइट के बिल कैसे साबित करेगा? तो आप ये समझिए, आप जब भी जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग पे आएंगे, आप हमेशा इस बात को समझिए, आपको मैक्सिमम एविडेंसेस प्रोड्यूस करने फ्रॉम योर ओन एंड। देखिए एप्रिसिएशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है तब जाके वो चीज बनती है। चले हम आगे, तुमको समझ में आएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ ही पूरा खेल होता है। सबूत का भार किसके ऊपर होगा? देखिए अगर गलत पार्टी के ऊपर सबूत का भार लगा दोगे तो वो पूरी प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी। जैसे रेप का केस है, अब रेप केसेस में क्या होता है ना, जैसे पोक्सो का केस है, तो पोक्सो में आपने पढ़ा होगा, पोक्सो एक्ट के अंदर कि कल्पेबल मेंटल स्टेट होती है आदमी की, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द अक्यूज्ड हैज कल्पेबल मेंटल स्टेट। मतलब एक है ना सेक्शन में लिखा हुआ है, पता नहीं तुम लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अरे एक्साइज पढ़ा है ना, एक्साइज में भी ये लिखा हुआ है कि भाई जो भी एक्साइज के पास भी कोई मटेरियल मिलेगा तो कोर्ट ये मानेगा कि हाँ उसने ऑफेंस किया है। एक्साइज में भी ये लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर कौन सा है? जो भी सेक्शन नंबर है उसको देखिएगा प्लीज, ठीक है ना। और दिमाग में जब आपसे कोई चीज पूछे तो उसको लिखिए कि यार क्या था वो सेक्शन नंबर, मुझे क्यों नहीं आया, ठीक है। अब मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है, तो सबूत का भार किसके ऊपर हो गया? सबूत का भार हो गया अक्यूज के ऊपर। अगर कोई चीज कोर्ट मान रहा है तो समझ में आई बात। अगर मान लीजिए पोक्सो का मामला था और सबूत का भार फिर भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही डालोगे आप, तो फिर कैसे काम चलेगा? सवाल ये है ना कि अगर आप सबूत का भार सही पार्टी पे नहीं डालते, जैसे सबूत का भार जैसे सिविल का मामला था, सबूत का भार प्लेंटिफ पे ना होकर डिफेंडेंट पे हो गया, प्रतिवादी पे हो गया, सबूत का भार प्रतिवादी पे क्यों होगा? सबूत का भार अगर गलत पार्टी पे डल जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा हम वो भी समझेंगे। पूरी प्रोसीडिंग्स क्या होगी उसकी। अगर ऐसी प्रोसीडिंग से जजमेंट आ जाता है तो जजमेंट का क्या इफेक्ट होगा हम वो बात भी समझेंगे।
समझ में आई बात? 101 देखिए, 101 क्या कह रहा है? Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of fact which he asserts must prove that those facts existed. मतलब ये बोल रहा है, यदि जो भी कोई न्यायालय से चाहता है कि वह ऐसे विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वो प्रत्याख्यात करता है, वो साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। समझ में आई बात? क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ? व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ? सबूत का भार क्या है? लिखिए, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ? सबूत का भार क्या है? लिखिए, द बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स द ऑब्लिगेशन टू प्रूव ए फैक्ट। द बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स द ऑब्लिगेशन टू प्रूव ए फैक्ट। सबूत के भार से तात्पर्य है कि, सबूत के भार से तात्पर्य है कि किसी तथ्य को साबित करने की बाध्यता। सबूत के भार से तात्पर्य है कि किसी तथ्य को साबित करने की बाध्यता, मतलब कोई भी तथ्य है, कोई भी फैक्ट है, आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप उसको प्रूव करो। अब ये ऑब्लिगेशन को कहां डिफाइन किया हुआ है सर? द वर्ड ऑब्लिगेशन को कहां डिफाइन किया हुआ है? ऑब्लिगेशन शब्द, एक शब्द है ऑब्लिगेशन, इसको कहां डिफाइन किया गया है? ऐसा रे, लिखा हुआ है, ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब हर कर्तव्य जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। तो आपकी बाध्यता रहती है, आपकी बाध्यता होती है कि उस सत्य को आपको साबित करना है, जिसको आप विधि के द्वारा प्रवर्तनीय बना सकते हैं। समझ में आई बात? आपकी ड्यूटी है कि आप उस तथ्य को साबित कीजिए, आप उस फैक्ट को प्रूव कीजिए कोर्ट के सामने। समझ में आया बात? ये बाध्यता की परिभाषा है, जो बाध्यता लिखवाया ना अपन ने उसमें, ये बाध्यता की परिभाषा है यहाँ पे। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, और बाध्यता का मतलब क्या होता है? जो भी विधिक कर्तव्य जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। समझ में आया? मैं उसकी बात कर रहा हूं। आगे लिखिए, आगे लिखिए, द एक्सप्रेशन बर्डन ऑफ प्रूफ रियली मीन्स टू डिफरेंट थिंग्स। द एक्सप्रेशन बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत के भार का निम्नलिखित दो अर्थ निकाल सकते हैं। निम्नलिखित दो अर्थ निकाल सकते हैं। द एक्सप्रेशन बर्डन ऑफ प्रूफ रियली मीन्स टू डिफरेंट थिंग्स। इट मीन्स पहला पॉइंट लिखिए, निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, समटाइम्स दैट पार्टी इज रिक्वायर्ड टू प्रूव एन एलिगेशन बिफोर जजमेंट। Sometimes that the party is required to prove. Sometimes that party is required to prove. Sometimes that the party is required to prove. Sometimes the party is required to prove an allegation before judgment. An allegation before judgment. An allegation before judgment is given in his favor. Is given in his favor. लिखिए, जब कभी भी किसी पक्षकार को कोई तथ्य या दायित्व साबित करना हो जिस पर न्यायालय निर्णय दे सके। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑन ए कंटेंटेड इश्यूज। इसका ये भी अर्थ है कि प्रश्नगत विवादक पर दोनों पक्षकार साक्ष्य दें।
दोनों पक्षकार साक्ष्य दें, दोनों पक्षकार साक्ष्य दें. इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑन ए कंटेंडेड issue both the parties has to introduce evidences. Both the parties has to introduce evidences. Both the parties have to introduce evidences. किसका नाम लिखिए? शिवचरण वर्सेस चंद्रभान. लिखिए शिवचरण वर्सेस चंद्रभान. इट इज द रूल ऑफ कन्वीनियंस. इट इज द रूल ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन पार्टीज. ये पक्षकारों के मध्य सुविधा का संतुलन है. ये पक्षकारों के मध्य सुविधा के संतुलन का नियम है. ये पक्षकारों के मध्य सुविधा के संतुलन का नियम है. ये पक्षकारों के मध्य सुविधा के संतुलन का नियम है. दिस इज ए रूल ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन द पार्टीज. ठीक है, अब 101 पढ़ते हैं और 101 समझते हैं. बेसिक बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है समझ में आ गया होगा. देखिए पार्टी को सिर्फ जजमेंट अपने फेवर में चाहिए तो कोई पॉइंट साबित करना पड़ेगा. बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये है कि सर अगर मैं चाहता हूं कि कोर्ट मेरे फेवर में जजमेंट दे तो फिर मुझे वो फैक्ट साबित करना पड़ेगा. समझ में आई बात? जैसे मैं चाहता हूं, जैसे मान लीजिए ये फोन किसका है, झगड़ा इस बात पे है. मैं चाहता हूं कि कोर्ट जजमेंट दे कि ये फोन मेरा है. मैं चाहता हूं कि कोर्ट इस बारे में जजमेंट दे कि ये फोन मेरा है. तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? कोर्ट मतलब कोर्ट के सामने मुझे क्या करना होगा? कोर्ट के सामने मुझे ये फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा कि ये फोन मेरा है. और मैं बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे डिस्चार्ज करूंगा अपना? मैं कैसे अपने सबूत के भार को उन्मोचित करूंगा? बाय गिविंग एविडेंसेस. भाई बिल दे दिया इसका, या फिर जो मेरे साथ गया था, या फिर मैंने ट्रांजेक्शन प्रूव कर दिया. जैसे मैंने फोन खरीदा था, बिल नहीं मिला तो ट्रांजेक्शन प्रूव करूंगा. बात समझ में आ रही है? तो आप इन तरीकों से साबित कर सकते हैं. ठीक है, 101 लिखना स्टार्ट कीजिए. 101. जो कोई भी व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि जो कोई भी व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि जो कोई भी व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि उसके विधिक अधिकार और दायित्व के बारे में, उसके विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में न्यायालय निर्णय दे, उसके विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में न्यायालय निर्णय दे, तो उसे वो तथ्य साबित करने होंगे. तो उसे वो तथ्य साबित करने होंगे जो अस्तित्व में है, जो अस्तित्व में है और जिन्हें वह प्रख्यात करता है. जो अस्तित्व में है और जिन्हें वह प्रख्यात करता है. wherever any party desires that wherever any party desires that 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 court to give judgment with respect to existence of legal right, with respect to existence of legal right or liability on those facts which he asserts. Therefore he have to prove those facts existed. Therefore he have to prove those facts existed. Done. पैराग्राफ से लिखिए.
जब भी किसी व्यक्ति को तथ्य तथ्य जब भी किसी व्यक्ति को जब भी किसी व्यक्ति को जब भी किसी व्यक्ति को तथ्य तथ्य साबित करने के लिए आबद्ध कहा जाएगा, तथ्य साबित करने के लिए आबद्ध कहा जाएगा, आबद्ध कहा जाएगा, तो इसका अर्थ होगा कि आबद्ध कहा जाएगा, तो इसका अर्थ होगा कि सबूत का भार उस पर है, सबूत का भार, आबद्ध कहा जाएगा कि सबूत का भार उस पर है। सबूत का भार उस पर है जी। इंग्लिश में लिखेंगे प्लीज। wherever a person is bound to prove existence of fact, wherever a person is bound to prove existence of fact, wherever a person is bound to prove existence of fact, then it would be said that the burden of proof is upon such person. Then it would be said that the burden of proof upon such person. Then it would be said that the burden of proof upon such person. Then it would be said that the burden of proof upon such person. ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन देखिए, दो इलस्ट्रेशन है इसके, वो देखिए आप। तो देखो पहला इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, पहला इलस्ट्रेशन ऐसे कह रहा है, A desires a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. सर ऐसा है, अगर A चाहता है कि कोर्ट उसके फेवर में क्या दे, कोई जजमेंट दे कि भाई साहब B ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और B को उसके लिए पनिश करना है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? APO साहब के ऊपर। किसके ऊपर होगा? APO साहब के ऊपर। अब कल को तुम कोर्ट में चाहते हो कि भाई साहब इसको सजा दिलाई जानी चाहिए, सबूत का भार किसके ऊपर होगा? आपके ऊपर होगा सबूत का भार, ठीक है। सबूत का भार किसके ऊपर होगा? आपके ऊपर रहेगा सबूत का भार, ठीक है। ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए, इनको नोट करना इलस्ट्रेशन को। द इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। इलस्ट्रेशन नोट कर लेना बैरेक्ट में। A desires a court to give judgment that he is entitled certainly in possession of B by reason of fact B है सर, ठीक है, ओके। ऐसे ये सर ऐसे कह रहा है कि सर एक जमीन का टुकड़ा है, उस पर B रहता है, और एक कह रहा है कि यार ये जो जमीन है ये मेरी है। क्या कह रहा है? एक जमीन का टुकड़ा है, उस पर B रहता है, एक कह रहा है जमीन मेरी है। सबूत का भार किसके ऊपर होगा? A के ऊपर होगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? उसको उस एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स के ऊपर जजमेंट चाहिए। अगर निर्णय आपको अपने पक्ष में चाहिए तो सर सबूत का भार भी आप ही के ऊपर है। समझ में आई बात? डायग्राम बना लिया करो हैंड टू हैंड, एक ही मिनट में खत्म इलस्ट्रेशन, आगे चलो। किसका नाम लिखेंगे? किसका नाम लिखेंगे? गौरीशंकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गौरीशंकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जल्दी जल्दी केसेस लिखा देता हूं कुछ। ये केसेस क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूं। गौरीशंकर बनाम भारत संघ, गौरीशंकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केसेस क्यों जरूरी है मैं इनको भी डिस्कस करूंगा मैं। लिखिए, wherever any legislation has made a law, wherever any legislation has made a law, जहां कहीं भी विधायिका द्वारा कोई विधि बनाई गई है, जहां कहीं भी विधायिका द्वारा कोई विधि बनाई गई है, wherever any legislation has made a law, then it is presumption that such law is correct। तो ये उपधारणा होगी कि वह विधि सत्य है, तो ये उपधारणा होगी कि वह विधि सत्य है। देन इट इज ए प्रिजम्पशन दैट सच लॉ इज करेक्ट। पैराग्राफ इसके लिखना, इफ एनीवन सेज इट रॉन्ग, यदि कोई व्यक्ति उसे गलत कहता है, यदि कोई व्यक्ति उसे गलत कहता है तो सबूत का भार भी उसी व्यक्ति पर होगा। यदि कोई व्यक्ति उसे गलत कहता है तो सबूत का भार भी उसी व्यक्ति पर होगा। यदि कोई व्यक्ति उसे गलत कहता है तो सबूत का भार भी उसी व्यक्ति पर होगा। किसका नाम लिखेंगे? दास्ताने वर्सेस दास्ताने। ये क्यों लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये नाम बता देता हूं मैं। दास्ताने वर्सेस दास्ताने एक फैमिली लॉ का केस है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो। मेंटल क्रूरल्टी के ऊपर केस था ये।
आई डोंट नो, आपने फैमिली लॉ भी पढ़ा ही नहीं पढ़ा है कॉलेज में, तो फिर याद क्यों नहीं है केसेस? अरे लैंडमार्क जजमेंट से, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, तो नहीं सुना? बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, मतलब मेंटल क्रूरल्टी के ऊपर बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें लिखिए, इन सिविल मैटर बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन द प्लेंटिफ। ये सब क्यों लिखवा रहा हूं मैं? सिविल जजमेंट में इस केस से शुरुआत कर सकते हो। इन सिविल मैटर बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन अपॉन द प्लेंटिफ। सिविल मामलों में सबूत का भार, सिविल मामलों में सबूत का भार वादी पर होगा। सिविल मामलों में सबूत का भार वादी पर होगा। सिविल मामलों में सबूत का भार वादी पर होगा। इन सिविल मैटर बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन द प्लेंटिफ। जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1990। इसमें लिखिए, इन क्रिमिनल केसेस, इन क्रिमिनल केसेस the burden the burden on the burden on prosecution the burden on prosecution in criminal cases the burden on prosecution to prove accused beyond reasonable doubt, to prove accused beyond reasonable doubt। डांडिक मामलों में, डांडिक मामलों में अभियोजन पर, अभियोजन पर, अभियोजन पर सबूत का भार होगा कि, अभियोजन पर सबूत का भार होगा कि, सबूत का भार होगा कि, सबूत का भार होगा कि वह अभियुक्त को, कि वह अभियुक्त को संदेह से परे, संदेह से परे, संदेह से परे दोषी साबित करें, संदेह से परे दोषी साबित करें, दोषी साबित करें। एक दो शब्द लिखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ। सबूत का भार और साबित करने का भार, इसको लिखिए सबूत का भार हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश नोट करेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश नोट करेंगे। इंटरव्यू में पूछते हैं, वो आपके लिए ट्रांसलेट करके नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? उनको जो पूछना हो वो पूछेंगे। आप ये नहीं कह सकते सर ट्रांसलेट करके बताओ क्या होता है, ठीक है ना? हिंदी मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि उनको इंग्लिश तो इनको हिंदी में नहीं पता सबूत करने का भार, साबित करने का भार, बट यू मस्ट नो इट कि क्या होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज इसको नोट कर लेना। एक डायग्राम बना रहा हूं, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए सबूत का भार, सबूत का भार स्थिर होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज कांस्टेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ इज कांस्टेंट, तथा साबित करने का भार लगातार परिवर्तित होता रहता है।
तथा साबित करने का भार लगातार परिवर्तित होता रहता है। एंड onus ऑफ प्रूफ इज शिफ्टिंग रेगुलरली, लगातार परिवर्तित होता रहता है। अभी क्या होता है इसको समझ लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए एक केस में एक घर के ऊपर एक मकान है, उस पर कब्जा बी का किया हुआ है। ए ने केस फाइल किया है कि ये घर मेरा है, ठीक है। सबूत का भार किसके ऊपर है? ए पर है। सुनिएगा, सबूत का भार ए के ऊपर है। मान लीजिए ए ने अपनी तरफ से एक वसीयत दिखाई, विल, और विल में था कि जो बी के 4 फादर्स थे, मान लीजिए बी के पिताजी थे सी, बी के पिताजी थे सी नाम के एक आदमी थे जो पी के पिताजी थे। उन्होंने मरने के पहले संपत्ति ए को दे दी, किसके लिए? विल के ऊपर। तो आप देखेंगे जो शुरुआत में जो सबूत का भार था वो किसके ऊपर था? ए के ऊपर था। लेकिन अब वो क्या हो रहा है? लगातार चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तभी वो सबूत का भार ए ने बी के ऊपर दे दिया, फिर वो बी ने, मान लीजिए बी ने साबित कर दिया कि उसके पिताजी मानसिक रूप से मेंटली इल थे। क्या क्या साबित कर दिया? सर्टिफिकेट लगा दिया और लिख दिया कि ये मेंटली इल थे। वापिस ओनर्स ऑफ प्रूफ साबित करने के बाद किसके ऊपर आ गया? ए के ऊपर आ गया। फिर ए ने बोला कि जब मेंटली इल थे उस टाइम की डेट में और जिस दिन वसीयत बनाई थी उस दिन की तारीख में अंतर है। मेंटली इल तो 3 साल बाद हुए, जिस दिन विल बनाई थी उस दिन मेंटली इल नहीं थे। फिर वापस सबूत का भार किसके ऊपर आ गया? जो साबित करने का भार है किसके ऊपर आ गया? बी पे। फिर मतलब ये लगातार चेंज होता रहता है। लेकिन अगर आप मेन देखेंगे, अगर जिसको जजमेंट चाहिए अपने फेवर में, तो वो है सर ये बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। ये कभी नहीं बदलता। लास्ट में मान लीजिए ऐसी हालत हो गई, ये ए ने कर दिया फिर बी ने कर दिया, अब लास्ट में बी को साबित करना है, अल्टीमेटली बी के ऊपर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये लगातार बदलता रहता है। मतलब आप अगर आप इसको देखोगे तो ये लगातार फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे आपने देखा ना मूवीज में वैसे दिखाते हैं, ईसीजी की रिपोर्ट आती है ना, अरे ऐसी नहीं आती कि ईसीजी की रिपोर्ट, उस टाइप का सीन है इसमें। ये लगातार बदलता रहता है, अप डाउन होता रहता है। इसको कहते हैं ओनस ऑफ प्रूफ, साबित करने का भार। सबूत का भार कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स है, निश्चित है, वो एक जगह एक स्थान पे रहता है। अल्टीमेटली पार्टीज को प्रूव करना है, लेकिन ओनस जो होता है वो लगातार बदलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। आपने एक सबूत दिया, दूसरी पार्टी ने सबूत दिया, आपने सपोर्ट दिया, दूसरी पार्टी ने सबूत दिया, लगातार फ्लक्चुएट होता रहता है। ऐसे दिल की धड़कन होती है ना, बहुत से टेटू बना लेते हैं ऐसे 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 करके, ऐसे वाला। देखा आपने टेटू का डिजाइन? प्लीज मुझे कुछ अच्छे टेटू बनाने हैं तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। टेटू बनवाने की इच्छा है मेरी। ऐसे नहीं, देखिए आप सब्र नहीं है, आपको पता है ना कि एग्जाम है संडे के दिन, उसके बाद फिर देख लेंगे। डिजाइन बताओ आप लोग यार, नहीं आप लोग जेनजी जनरेशन हो, जेनजी जनरेशन। 96 के बाद ये सारे, और क्या। हाँ ये बात भी सही है। ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। यहाँ पे यहाँ पे या फिर इधर क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। हाँ क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे भी ऐसे चलता है ना वो वाला। यहाँ पे बनवा सकता हूँ मैं इधर, इतने भी पसंद नहीं है। चलिए बस तुम श्याम बाबा का बना सकते हैं, चलो, लेकिन मेरे को भक्ति से संबंधित नहीं बनवाना है, ठीक है? हाँ ठीक है, क्लास इसकी अपन बाद में करेंगे। अब 102 पे आई है, ठीक है ना? ये सब समझ में आ गया होगा, मुझे लगता नहीं। अब लिखिए एक सवाल लिखिए। What would be the effect? What would be the effect if the burden of proof, if the burden of proof, if the burden of proof, if the burden of proof puts on a wrong party, puts on a wrong party? यदि किसी गलत पक्षकार पर सबूत का भार अधिरोपित कर दिया जाए, यदि किसी गलत पक्षकार पर सबूत का भार अधिरोपित कर दिया जाए, तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो उसका क्या प्रभाव होगा?
तो उसका क्या प्रभाव होगा? लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, केस का नाम लिखेंगे रंगामल वर्सेस कुप्पुस्वामी। दिस इज 2011 सुप्रीम कोर्ट, कुप्पुस्वामी 2011 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिखिए where burden of proof is placed on wrong party, where burden of proof is placed on wrong party, यदि सबूत का भार गलत पक्षकार पर अधिरोपित कर दिया जाए, यदि सबूत का भार गलत पक्षकार पर अधिरोपित कर दिया जाए, if where burden of proof placed on wrong party, it vitiate judgment of court, it vitiates judgment of court। तो यह न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर देगा, तो यह न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर देगा। अगर जजमेंट आया ना तो सर वो जजमेंट फिर ठीक नहीं है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इट विशिएट द जजमेंट ऑफ कोर्ट। अब 102 में आइए, 102 क्या कहता है? 102 कहता है ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाई, मतलब सबूत का भार किस पर होता है? सबूत का भार किस पर होता है? सबूत का भार किसके ऊपर होगा? तो सर सिंपल सी बात है सर, सबूत का भार उसके ऊपर होगा जिसने अगर सबूत नहीं दिए तो वो केस हार जाएगा। सिंपल सी बात है ना सर। अगर मान लीजिए 20 मकान में रहता है, ए ने केस फाइल किया है बी के ऊपर विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए ए सबूत दे रहा है कि भाई ये मकान विल के थ्रू आया है, और बी ने कोई सबूत नहीं दिए, बी ने कोई सबूत नहीं दिया अपनी तरफ से, तो कोर्ट कल को बोल सकता ना कि भाई साहब एक ये मकान एक का हुआ। तो 102 एक जनरल बात करता है कि भाई सबूत का भार किस पर होगा, सबूत का भार किस पर होगा। ये सिंपल सी बोलता है कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। इसमें लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट और प्रोसीडिंग, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट और प्रोसीडिंग, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट और प्रोसीडिंग lies on such person, lies on such person, lies on such person who would fail, who would fail, who would fail if no evidences, if no evidences at all were given on either side, if no evidences at all were given, at all were given on either side, and no evidences at all were given at either side। ठीक है ना? इसमें लिखिए किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार, किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार, किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा, उस व्यक्ति पर होगा, उस व्यक्ति पर होगा जो असफल हो जाएगा, जो असफल हो जाएगा, जो असफल हो जाएगा यदि दोनों ओर से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया तो, यदि दोनों ओर से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया तो, यदि दोनों ओर से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया तो, यदि दोनों ओर से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया तो। जिससे इलस्ट्रेशन देखिए, अब वो सेम इलस्ट्रेशन है जो अब मैं बता रहा हूं तुम्हें, तो पढ़ो एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ो, मैं सेम बात बोल रहा हूं। इलस्ट्रेशन देखिए वही सेम है सर। जमीन के टुकड़े पे बी रहता है, ए ने सूट फाइल किया है, ए ने बिल बताई कि आपके पिताजी ने, हाँ आपने बिल बना के गए थे। अगर सर बी ने कोई सबूत वो नहीं दिया, ठीक है ना सर, इफ नो एविडेंस वाज गिवन एट आइदर साइड बी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन द पोजीशन। ठीक है, डन। अब ये मत कहना कि बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर क्यों है, क्योंकि ए ने तो सर अपना वसीयत दिखा के डिस्चार्ज कर दिया ना बर्डन ऑफ प्रूफ, फर्दर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? उसने ऐसा क्यों वहां क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है ऐसा? सर उसके विल बोलने से साबित नहीं होगा, ठीक है ना सर, उसके विल को साबित भी करना पड़ेगा क्योंकि ये विल उसी के फादर की है। बात समझ में आई? अरे उसके उसने उसने बोला विल, तो विल बोलने से साबित नहीं होगा, तो विल को साबित भी तो करना पड़ेगा ना। अरे
वो विल दिखा रहा है, विल, मैं अभी प्रोबेट की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई जो जिसने विल बनाई थी, बी के फादर थे ना सी, उन जिन्होंने विल बनाई थी उनके सिग्नेचर से साबित करो, बाकी चीजों से साबित करो। प्रोबेट करा रखी है तो फिर विल नहीं लिखे, यानी फिर प्रोबेट ही दिखा दो बस। चलिए आगे बढ़िए। A sues B for money due on a bond. The execution of bond is admitted, but B says that it was admitted by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed. ऐसा था इस केस, इसमें ऐसा हुआ, A वर्सेस B का एक केस था, ठीक है। इसमें A ने सू किया था B के ऊपर बॉन्ड के लिए, और B ने कहा था कि हाँ, इसने एडमिट कर लिया था, B ने एडमिट कर लिया था कि हाँ, कि ऐसे बॉन्ड के पैसे मैंने लिए थे उससे। अरे बॉन्ड का मतलब ऐसा हुआ कि वैसे ए ने 5,000 रुपए किसको दिए, ए ने 5,000 रुपए बी को दिए हैं, ए ने सू किया, बाद में बी एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने उससे पैसे लिए थे, लेकिन वो ये भी कहता है कि जो मैंने एडमिट किया है पैसे लेने का, ये मेरे से फ्रॉड करके, फ्रॉड के तरीके से लिए थे। अब इसने बोला ना कि फ्रॉड लिया है, क्या बोला इसने, फ्रॉड किया है साहब ए ने मेरे साथ, तो बस फ्रॉड बोलने से फ्रॉड नहीं हो जाता, फ्रॉड को साबित करना पड़ेगा, और कल को अगर इसने साबित नहीं किया इस फ्रॉड को तो कौन जीत जाएगा। अरे आप बोलो फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड को साबित करो भाई। आप फ्रॉड हो गया, फोर्स हो गया, इनको साबित करना पड़ता है, साबित कर लोगे तो सही बात है, नहीं साबित कर पाए तो फिर इनको बोलने से काम नहीं चलता है। हर आदमी बोले फ्रॉड हुआ है, कैसे फ्रॉड हुआ है बताओ, फिर साबित करो, तो आप प्रूव करें स्पेसिफिकली, अगर आप नहीं प्रूव कर पा रहे हैं फिर बाकी चीज साबित करो। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। लिख लीजिए इसमें, लिखवा दिया गया मैंने ये 102। चलिए 103, एक, अरे पढ़ो ना, क्या दिक्कत है तुम्हारे, कोई बात नहीं। 103, 103 क्या होता है, 103 बोलता है कि अगर कोई स्पेसिफिक बर्डन ऑफ प्रूफ है किसी पर्टिकुलर फैक्ट को लेके, वो 103 के अंदर कवर होता है। मैं क्या एग्जांपल देता हूं जैसे आपको एक होता है प्ली ऑफ एलिबी, जैसे सर ऐसा एलिगेशन है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया है, और मॉर्निंग में 10 बजे अजमेरी गेट पे ए ने फायरिंग करके बी का गेम ओवर किया है। ऐसा एलिगेशन है कि ए ने बी का 10 बजे अजमेरी गेट पे सुबह फायरिंग करके बी का गेम ओवर कर दिया है। लेकिन ए कैसे कहना है, ए अपनी प्ली ऑफ एलिबी ले रहा है, ए से कह रहा है भैया उस टाइम तो मैं अपने वंदे भारत में था। कहाँ था मैं वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली गया था किसी काम से, और ये टिकट भी है, टिकट दिखा दिया उसने। तो ये जो पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव करना है, ये एक पर्टिकुलर फैक्ट जो है जिसको प्रूव करना है, ये एक जो विशिष्ट तथ्य है इसको प्रूव करना है। इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, ए पर ही रहेगा। आपको कोई पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव करना है तो आपको साहब ये आपके ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ, समझ में आई बात। कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट को आप प्रूव करना चाहते हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, आपके ऊपर है। इलस्ट्रेशन देखिए 103 का, 103 का इलस्ट्रेशन देखिए, ये प्ली ऑफ एलिबी की बात करता है। सेकंड पैराग्राफ देखिए इस इलस्ट्रेशन का, वहां लिखा हुआ है बी विशेष टू कोर्ट टू बिलीव एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर, लिखा हुआ है ना। ख न्यायालय से चाहता है कि विश्वास करे कि प्रश्न के समय पर वह अन्यत्र था। तो प्ली ऑफ एलिबी क्या होती है, एक अन्यत्र उपस्थिति होती है। तो प्ली ऑफ एलिबी दिया है सेक्शन 11 में, लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ दिया हुआ है वो 103 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखिए wherever there is a burden of proof as to any particular fact, wherever there is a burden of proof
as to any particular fact, wherever there is a burden of proof as to any particular fact, it would lie upon such person, it would lie upon such person, it would lie upon such person who wishes to believe, who wishes, who wishes, who wishes, who wishes the court to believe, who wishes the court to believe, who wishes the court to believe in existence, in existence, in existence of any particular fact, of any particular fact, of any particular fact, unless, unless, unless such burden, unless such burden on any particular person, unless such burden on any particular person, unless such burden on any particular person, जो कोई भी व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सन, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति किसी विशिष्ट तथ्य पर, जो कोई भी व्यक्ति किसी विशिष्ट तथ्य पर न्यायालय से ये चाहता है कि, न्यायालय से ये चाहता है कि, न्यायालय से ये चाहता है कि उसके अस्तित्व पर, न्यायालय से चाहता है कि उसके अस्तित्व पर विश्वास करे, न्यायालय से चाहता है कि उसके अस्तित्व पर विश्वास करे, तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा, तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा, तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जब तक कि विधि द्वारा उपबंधित ना हो, जब तक कि विधि द्वारा उपबंधित ना हो, जब तक कि विधि द्वारा उपबंधित ना हो कि सबूत का भार विशिष्ट व्यक्ति पर है, जब तक कि विधि द्वारा उपबंधित ना हो कि सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर है, सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर है। ठीक है, 104 कल, ठीक है, कल करेंगे 104, ठीक है, 104 कल करेंगे। हाँ, दया वो नहीं आई है, मैं बस ठीक है, कोई बात नहीं। आज देखिए मैं टारगेट लेके आता हूँ माइंड में, उतना मेरे को करवाना होता है।